हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि भाई अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी वालों के लिए है, अभी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड मोमेंट पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर क्या सिखा सकता हूँ, वो बताता हूँ मैं पहले। मैं आपको टॉप 3 टफ़ेस्ट शिफ्ट करवा रहा हूँ, टॉप 3, ठीक है? जो लास्ट ईयर 76 शिफ्ट हुई हैं एसएससी जीडी की, उनमें से मैथ की टॉप 3 टफ़ेस्ट छाँट के वो करवा रहा हूँ। उनके थ्रू मैं आपको ये सिखा सकता हूँ एंड एंड मोमेंट पर कि आपने जो तैयारी करी है, कई बार बढ़िया तैयारी करने के बावजूद भी बच्चे उस तैयारी को यूज़ नहीं कर पाते, उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते जितनी बढ़िया उन्होंने तैयारी की है। मतलब उनकी 1 साल की, 1.5 साल की मेहनत ख़राब हो जाती है एक छोटी-सी स्किल के कारण कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं एक 10 मिनट की वीडियो बनाकर आपको बता भी सकता हूँ कि ऐसे अटेम्प्ट करना है। बट ये तरीका बढ़िया होगा कि मैं आपके सामने एक पेपर अटेम्प्ट करूँ और आपके सामने नहीं, आपके साथ एक पेपर अटेम्प्ट करूँ। ठीक है? तो ये सेकंड वीडियो है उस सीरीज़ के अंदर। जो फर्स्ट टफ़ेस्ट शिफ्ट है, इससे पहले मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ और रीज़निंग की जो शिफ्ट डिस्कस की जा रही हैं, कमल सर आपके साथ रीज़निंग की शिफ्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले फर्स्ट टफ़ेस्ट शिफ्ट देखना, उसके बाद ये देखना, फिर थर्ड टफ़ेस्ट शिफ्ट देखना। ठीक है? आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा। आपने जो अब तक मेहनत करी है, जो प्रैक्टिस करी है, जो रिवीज़न करा है, वो एक्चुअल में यूज़फुल होएगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। इन 3 वीडियोज़ के कारण बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी बढ़िया तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी कि आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। जो जनरली आपने बच्चों की प्रॉब्लम देखी है कि भाई बढ़िया तैयारी कर ली, सारे क्वेश्चन घर पे निकाल रहे हैं बट एग्ज़ाम में नहीं निकल रहे। तो काफ़ी मेजर रीज़न होता है अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का उसके पीछे। ठीक है भाई? चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक तो पेन नोटबुक ले आओ और आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें रिवाइज़ करवा देता हूँ। हम पेपर को 3 राउंड के अंदर करना पसंद करेंगे। 3 राउंड का क्या मतलब है? मान लो मैथ्स है, आपने मैथ करना का सोचा है, जिस भी नंबर पर आप मैथ करोगे, ठीक है? तो आपके सामने 20 क्वेश्चन हैं ऐसे, है ना? तो सबसे पहले राउंड में हम क्या करेंगे, हम वो क्वेश्चन करेंगे, किसी क्वेश्चन को देखकर हमें या तो ये आएगा कि यार ये तो मैं कर लूँगा, मुझे दिख रहा है कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन को देखकर आएगा कि यार पता नहीं कैसे होएगा या फिर मैं तो आस-पास भी नहीं हूँ। तो उसको तो आप कर ही नहीं सकते, उसको तो डेफ़िनेटली छोड़ देंगे। जिस क्वेश्चन को देखकर ये आए कि मैं कर लूँगा और कम टाइम में कर लूँगा, उसको कर लेंगे। कर लूँगा और ठीक-ठाक टाइम में कर लूँगा, उसको भी कर लेंगे। कर लूँगा बट काफ़ी टाइम लग सकता है या शायद कुछ सोचने के बाद होगा, उसको छोड़ देंगे। यानी कि राउंड 1 के अंदर सिर्फ़ वो क्वेश्चन होंगे जो साफ-साफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचना नहीं पड़े, आपको दिख रहे हैं कैसे हों, वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। फिर राउंड 2 के अंदर हम वो क्वेश्चन करेंगे, पहले हमने ऐसे क्वेश्चन करे कि जो हो भी जाएँगे और टाइम भी कम लगेगा। फिर सेकंड राउंड में हम वो क्वेश्चन करेंगे, जिनके होने के चांसेस हमें लग रहे हैं, टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए। पहले राउंड में हमने टाइम को भी बचाया है। हमने क्वेश्चन ऐसे करे हैं जिनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। अगर मान लो कम टाइम ना लगे, ठीक-ठाक सा टाइम लग जाए तो भी हम कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा, ठीक है? अब राउंड 3 में हम वो क्वेश्चन करेंगे, देखो इसमें सोचना नहीं पड़ रहा, एक और चलो अच्छे से बना देते हैं। सोचना पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है? टाइम बच रहा है कि नहीं? मान लो सोचना नहीं बच पड़ रहा और टाइम भी बच रहा है, तो ये कर लेंगे। मतलब कि दोनों जगह फ़ायदा है। राउंड 2 में हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा या मतलब कि कुल मिलाकर थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करके क्वेश्चन हो जा रहे हैं। राउंड 3 में वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें हमें काफ़ी सोचना पड़ रहा है। तो टोटल 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको सोचना पड़ सकता है। उनको हम राउंड 2 में भी नहीं करेंगे। तो राउंड 1 हमारा ठीक-ठाक पेस पर हो जाएगा। फिर राउंड 2 यार ठीक है कर ही लूँगा।
फिर हम ऐसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हमें तंग करते हैं कि यार पता नहीं है कैसे होएगा, तो उसको उस राउंड में पकड़ना होता है, फर्स्ट राउंड में नहीं पकड़ना होता। समझ गए? तो आपने सिंपली ये करना है, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को पढ़ना और समझना कि गिवन क्या है। जब आप शांति से पढ़ेंगे तो ये काम अच्छे से होएगा और एक अटेम्प्ट में होएगा। एक बार पढ़ और समझ के आप ये समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को मैं अभी कर दूं या बाद में कर दूं। अभी करने का तो अभी कर देंगे, बाद में करने का तो स्किप कर देंगे। सिंपल। यही काम मैं आपके सामने करने वाला हूँ, पिछले वीडियो में भी किया था। तो ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी जो हो स्ट्रांग होगी, ठीक है। और ये सेकंड टफेस्ट शिफ्ट कौन सी डेट की थी पिछले साल, वो ये। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, चलिए। तो जो क्वेश्चन ईजी होंगे, जो आपको आने चाहिए, उनको डायरेक्टली कर देंगे, बहुत ज़्यादा समझाने में टाइम नहीं लगाऊंगा। फर्स्ट वीडियो में लगाया था ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 135, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो है 4:5, और सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है दैट इज 5:6। तो सेकंड नंबर का के लिए दोनों जगह 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको सीधा मर्ज कर सकते हो, सीधा तीनों का रेशियो ऐसे लिख सकते हो 4:5:6। नहीं तो सेकंड वाले की वैल्यू हमें सेम करनी होती है, इधर जो लिखा है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर जो लिखा है उससे इन दोनों। यहाँ पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देन द फर्स्ट नंबर इज, अब देखो 6 और 4 10 और 5 15। 15 को क्या रिप्रेजेंट करता है, 15 को रिप्रेजेंट करता है 135, 9 गुना 15 नहीं में 135। तो इस 4 को रिप्रेजेंट क्या करेगा, 4 का 9 गुना 36, ऑप्शन सी। तो जो ऐसे आसान क्वेश्चन होंगे उनको मैं ऐसे ही बताऊंगा अब, ठीक है। हम इसको फर्स्ट राउंड में कर लेंगे भाई। और एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो मैं आसान बताऊँ आपको आसान ना लगे, ज़्यादातर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादातर ऐसा हो रहा है यानी कि तैयारी में कुछ कमी छोड़ दी आपने, बट फिर भी लास्ट टाइम पर अपनी तैयारी पर शक करना एक वाइज ऑप्शन नहीं होता। कॉन्फिडेंस से ही जाना, और जो आए उसे कर लेना, ना आए उसे स्किप करना, फिर बाद में अगले राउंड में हम सोचना स्टार्ट करें, ठीक है। करो। In an election, two candidates were against each other. One candidate received 44% votes and lost the election. देखो टोटल 100% वोट्स होती हैं, एक कैंडिडेट को 44% मिली तो दूसरे को मिली 56%, ठीक। तो इन दोनों की वोट के बीच में परसेंटेज में कितने का फ़र्क है, 12% का फ़र्क है, ठीक है। और जो हारा है वो इतनी वोट से हारा है, परसेंटेज में कितनी वोट से हारा है, 12% से, यानी कि 12% की वैल्यू है वो। यानी कि 1% की वैल्यू क्या है, 1% की वैल्यू ये है। हमेशा 100% की वैल्यू नहीं निकालनी होती, पूछ रखा है तो निकालो। अब की बार उसने क्या पूछा है कि विनर को कितने वोट्स मिले, तो विनर को मिले हैं 56%, तो अब ये निकालेंगे हम। 12×6 = 72, 12×2 = 24, 12×4 = 48, 6×4 = 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, सबका 4 है। क्या ही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 से इसको मल्टीप्लाई 8 से कर देता हूँ, 8 7 56 होता है ना, 8 से फिर 7 से कर दूंगा, 8×4 = 32, 8×2 = 16 और 3 19, 8×6 = 48 और 1 49, अब 7 से कर दूँ, 7×2 = 14, 7×9 = 63 और 1 64, 7×9 = 63 और 6 69, 6 7×4 = 28 और 6 34। करो। मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, भले ही तेज़ स्पीड में देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अमोल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 96 days एंड ईशा कैन डू द सेम वर्क इन 60 days। कोई कुछ दिनों में कर सकता है, कोई कुछ दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 30 days। आगे इनकी कोई भाई कहानी स्टार्ट हो गई कि इन्होंने कैसे कैसे किया। यहाँ तक पढ़ के हमें इतना पता है कि हमें इसका और इसका एलसीएम लेना है, टोटल वर्क निकालना है। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, जिस भी नंबर से कट सकता हो काटो, जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे 12 दिख रहा है मुझे, मान लो आपको 12 ना दिखे तो कोई नहीं, 4 दिखे, 4 से काट दो। जैसे 4 से जाएगा 15 पर, 4 से जाएगा 24 पर, 4 लिख लो। फिर कुछ कट रहा है, आप बोलोगे सर 3, 3 से काट दो, 3×5 = 15, दोनों जगह 3×8 = 24, 3 भी लिख लो यहाँ पर।
अब कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा, तो अब इनको भी ले आओ यहाँ पर। ये एलसीएम है दोस्त, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 8 दिए 24, 24 दूनी 48, 480 एलसीएम है। ये हो गया अपना टोटल वर्क। अब अमोल जो है वो 96 दिन में इतनी यूनिट करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 480/96। 48 2 जा 2, 48 दूनी 96, 2 5 10। हिंदी में मैं बोलूँगा भाई, जीडी में मेरे को लग रहा है ज़्यादा बच्चे उस बेल्ट से होंगे जो हिंदी बोलते हैं, तो मैं हिंदी में बोलूँगा, ठीक है। 480 को 60 से भाग करेंगे तो 6 8 48। अमोल के अलावा कौन है भाई? ईशा, ठीक है। इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज, दोनों मिलके कितने काम कर सकते हैं? ये 8 यूनिट, ये 5 यूनिट, 13 यूनिट रोज कर देंगे। 30 दिन के अंदर 390 यूनिट कर देंगे। टोटल काम इतना था, उसमें से 390 यूनिट हो गया। बचा कितना है? 18 में से 9 गए 9, 90 यूनिट बचा है। इसको करने के लिए अमोल कितने दिन लेगा? तो 90 यूनिट करनी है, रोज 5 यूनिट करता है अपना भाई, 18 दिनों में कर देगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो सकती है, तो दर बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मान लो ये है पहले साल की राशि और रेट है 10%, तो दूसरे साल इससे 10% ज़्यादा होगी, दूसरे साल का जो अमाउंट है। फिर तीसरे साल इससे 10% ज़्यादा होएगा, फिर अगले साल इससे 10% ज़्यादा होएगा। यानी कि जो नई वैल्यू है उसको 10% बढ़ा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में जो 10% होता है वो नई वैल्यू का नहीं होता, पहली वाली का होता है, पहले वाले मान का। ये जो 0 साल पर जो होता है उसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला है भाई कि 2 साल में इतनी थी, 3 साल में इतनी हो गई, तो रेट बताओ। तो रेट तो वही है ना, ये हर साल उतने ही परसेंट तो बढ़ रहा है जितनी रेट है, हर साल उतने परसेंट ही तो बढ़ता है जितनी रेट है। तो देख लेंगे ये वैल्यू इससे कितनी बड़ी है, देख लेते हैं भाई। इसमें से इसको घटा देता हूँ, कितनी बड़ी है? 0.54। इसमें से इसको हटा रहा हूँ, 17 में से 9 गए 8, ठीक है। देन 17 में से 9 गए 8, 6 बच गया, 9 में से 8 गए 1। तो ये इतनी बड़ी है, इतनी बढ़ गई इतनी। तो ये कितने परसेंट है इसका, वो कैसे पता चलेगा? इसका 1% कितना है? इसका 1% 28.09। तो इसका 1%, इसमें अगर 2 बार आया तो ये 2%, इसमें अगर 3 बार आया तो ये 3%। तो कितने परसेंट है वो मैंने 1% से डिवाइड कर दिया। 1% 5.5 बार आया तो 5.5%, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट। अब उत्तर देख रहा हूँ मैं, 6 8 10 12। तो 9 को किससे गुणा करूँ कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए? 9 6 54, 8 से भी नहीं आएगा, 2 से भी नहीं आएगा, यही है। फिर बाद में करके देख लो चाहे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ? करो भाई। सोमराज बोरोड एन अमाउंट ऑफ दिस एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। हिंदी में पढ़ते हैं भाई। सोमराज ने 11,550 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। उसने पूरी राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुका दिया। जब 2 किस्त हैं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये पकड़ो दर, रेट, उसका रेशियो लिखो कि 100 से 110 रुपये हो जाते हैं, यानी कि 10 से 11 रुपये हो जाते हैं, 100 से 110। अब 2 सालों की बात हो रही है तो दोनों का स्क्वायर कर दो। 3 सालों की बात हो रही होती है तो आगे में लिखता दोनों का क्यूब, स्क्वायर भी लिखता और क्यूब भी लिखता। 2 सालों तक बात है, 2 तक रखते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल को और ये रिप्रेजेंट करती है इंस्टॉलमेंट को, कि 10 रुपए की जगह 11 रुपए देगा बंदा 1 साल में, और इसी रेट से 2 साल में 100 की जगह 121 देगा। आपको ये समझ में आना जरूरी नहीं है, एग्जाम के पास है, जस्ट करना समझ लो। इसका बेसिक मैं नहीं समझाऊंगा। जो वो किस्तें दे रहा है वो दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 11 को किससे गुणा करूं कि ये भी 121 हो जाए? 11 से। दोनों तरफ 11 से गुणा कर दिया, किस्तें बराबर हो गई, ठीक है जी। तो उसका टोटल प्रिंसिपल आ गया जी 210,
और हर एक किस्त आ गई 121। तो उसने हमें ये बताया है भैया कि उसने इतने की राशि उधार ली थी, यानी कि ये वैल्यू है 210 की, ये दे दिया और ये पूछ लिया 121 की वैल्यू पूछ ली, 121 का मान पूछ लिया, ठीक है। 210 की वो वैल्यू है, तो 1 यूनिट का मान होएगा ये और 121 का मान होएगा ये। सिंपल। 21 पांजे 21 पांजे, अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, अगर मैं 11 से गुणा कर दूं तो मुझे पता है 1331 आएगा। 11 का स्क्वायर एक और 11 और फिर 5 से कर रहा हूँ, 5 एक 5, 5 से 15, 5 से 15, 5 6, 64 65, 66 55, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। तो भाई अभी मैं उस स्पीड में करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पास जो आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है। मैं उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ जैसे मैं बैच में सिखाता हूँ कि बिल्कुल बेसिक से, अभी एग्ज़ाम के पास है, तो ये उम्मीद है कि आपने एनफ प्रैक्टिस कर ली, चीज़ों को सीख लिया होगा। मैं अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, ठीक है। देव एंड रोहित कैन डू ए वर्क इन 12 और 36 डेज। तो सबसे पहले इस 12 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, लेसे पे क्या आ जाएगा 36। फिर देव एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 12 दिनों में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 तिये 36। रोहित कितने काम करेगा, 36 से कम 36। अब ये बोल रहे हैं कि देव से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। यानी कि पहले देव करेगा पहले दिन काम, फिर रोहित करेगा, फिर देव करेगा, फिर रोहित करेगा। पहले दिन 3 यूनिट काम होगा, फिर 1 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 1 यूनिट। तो मुझे एक बात, हर 2 दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है, हर 2 दिन में 4 यूनिट। तो 4 यूनिट करने के लिए 2 दिन लग रहे हैं, तो 4 यूनिट इसके अंदर कितनी बार आ रही है, 4 नी में 36। तो 4 यूनिट को एक बार करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 9 बार करने में 18 दिन लग जाएंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, A shopkeeper claims to sell his article at ₹40 per kg, which cost him this much। तो ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, कितने की चीज़ को कितने का बेचा जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। वो हमें पता चलता है एसपी बटे सी, क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लाभ कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले वो 40 की चीज़, कि सेल्स इस आर्टिकल एट 40 में बेच रहा है, 50 में खरीदा था, तो बेच कितने में रहा है 40 में, खरीदा कितने में था 50 में, लिख दिया एसपी बटे सीपी। दूसरा, लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें समझाया था, वो देखनी जरूरी है भाई इससे पहले, है कि वो 640 ग्राम का वजन यूज कर रहा है 1 kg की जगह। तो मैंने क्या बताया, जिसको वो यूज कर रहा है वो ऊपर लिखना है, क्योंकि वो इसके रुपए ले रहा है। ऊपर उस रेट, उस चीज को लिखते हैं जिसके वो रुपए ले रहा है, नीचे उसको रखते हैं जो उसका खर्चा लगा। ठीक है, तो 640 को नहीं रखना भाई ऊपर, सॉरी गलती होगी। तो ग्राहक से 1 किलो के रुपए ले रहा है वो, 1 किलो के रुपए ले रहा है ना, ग्राहक को थोड़ी बताएगा इतना यूज कर रहा हूँ, फिर ग्राहक 1 किलो के रुपए दे देगा, दे दोगे आप उसे, नहीं दोगे। तो ऊपर लिखेंगे 1000 ग्राम के रुपए ले रहा है, और 640 ग्राम का माल घर से निकल रहा है, इतने के रुपए लगे। एसपी बाई सीपी का फॉर्मेट है, यहाँ से फायदा आ जाएगा सीधा, सिर्फ ये लिखना है पेपर में। देखते हैं भाई, 4 से 16, 50 दूनी 4 5 20, 4 चौके 16, 5/4 आ गया। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कितने की चीज़ कितने में बिकी, यही आएगा एसपी बटे सीपी, इतने में खरीद की इतने में बेच दी। तो एक का फायदा हो गया 4 पर, यानी कि 25%। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगर कोई क्वेश्चन स्किप करने लायक आएगा तो स्किप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अशोक ने एक लैपटॉप 60,000 में खरीदा भाई, 72,000 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो सिर्फ हज़ारों को छोड़ो, सिर्फ ऐसे ज़्यादा अमीर मत बनो, ठीक है, सिर्फ 60 और 72 पर ध्यान दो। तो 12 का फायदा हो गया, 60 में लेकर 72 में बेचा, 12 का फायदा कितने पर, 60 पर,
1/5 तो यानी कि गुणा में 100 करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक। 4 साल पहले द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 16 ईयर्स। 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 16 वर्ष थी। ठीक। आज एक बच्चे का जन्म हुआ, परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है? देखो, आज आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, 1 साल बाद सबकी उम्र 1-1 साल बढ़ जाएगी। ये सिंपल है। इसमें तो इक्वालिटी है भाई। कोई 1 साल में 2 साल बूढ़ा तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट कागज़ों में तो नहीं होएगा, शक्ल से हो जाए अलग बात है। कागज़ों में तो 1 साल में 1 ही साल बूढ़े होंगे सब, ठीक है? तो 1 साल में सबकी उम्र में 1-1 ऐड होता है। एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है कि सबके पास कितनी चीज़ें हैं, अगर बराबर बाँट दें तो। 1 साल में परिवार कितना भी बड़ा हो, 10 बंदे हों, 20 बंदे हों, उनकी औसत आयु 1 बढ़ती है, 2 साल में 2 बढ़ती है, 5 साल में 5 बढ़ती है। कि 5 साल में सबकी उम्र में 5-5 ऐड हो जाएगा। तो 4 साल पहले उनकी एवरेज आयु थी 16, तो 4 साल बाद यानी कि आज 4 साल ज़्यादा होएगी, 5 साल बाद 5 ज़्यादा होएगी, 6 साल बाद 6 ज़्यादा होएगी। तो 16 में 4 जोड़ दिया 20, आज उनकी एवरेज आयु 20 है। अगर एवरेज 20 है और बंदे हैं 4 तो 20 चौके 80 होएगी। उस लड़के को हटा दो जो अभी-अभी पैदा हुआ है। उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आज एवरेज 20 है, औसत 20 है, तो उसके अलावा सम 80 होएगा। और आज जो लड़का पैदा हुआ वो 0 साल का होगा। ऐसे मत बोलना कि भैया 1 साल का पैदा हो गया, 1 साल का कौन पैदा होता है? 1 साल के बाद पैदा होएगा। कई बच्चों को यही लगता रहता है, ठीक है? हैं? कि 9 महीने पेट में था, 9 महीने का पैदा हुआ, नहीं। धरती पर आने के बाद टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है? देखो भाई, तो आज सबकी उम्र का सम 80 है, पाँचों के 5 बंदे का, तो उम्र क्या हो जाएगी? 16। ठीक, क्लियर है? ये बताओ, एक नई कार की लागत इतने रुपए है, बहुत महंगी कार है भाई। पहले वर्ष में इसकी कीमत 25% तक कम हो जाती है, तो 25 कम हो जाती है, तो मैं इतनी ज़ीरोज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, इतने अमीर नहीं है भाई हम। तो 128 को ही देख लेते हैं। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 कम हो जाती है, ठीक है? तो इसको 4 से भाग करूँ, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, तो ये घटा देते हैं और जितनी भी ज़ीरो थी वो लगा लो इसके सामने। यहाँ पर जब आप ऐसे देखते हो कि 99, 105, 85, तो फिर तो ज़ीरो भी क्यों गिननी है, सीधा डी पर मारो। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ए कंपनी ऑफर्स, एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करती है, ठीक है भाई। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 15% की छूट प्रदान करता है। यानी कि कंपनी कंपनी के पास कोई कोई चीज़ थी, उसने 30% की छूट पर वो दुकानदार को बेच दी। अब दुकानदार ने जो घटी हुई कीमत है, इतने में मिली उसने चीज़, उसने इसके ऊपर फिर से 15% की छूट दे दी, ठीक है? तो दोनों छूट वाली एकल छूट के बराबर होंगी। तो यानी कि ये जो दोनों छूट हैं, अगर मैं एक कितने प्रतिशत की छूट दूँ कि जो रेट है वो यहीं पर आ जाए कि एक कितने प्रतिशत की छूट इन दोनों के बराबर है। तो भैया मैंने आपको क्या बताया है? आप ये यूज़ करो डिस्काउंट के केस में, सीधा उत्तर आएगा। ठीक है? तरीके बहुत हैं लेकिन यहाँ पर ये यूज़ करना ठीक रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, 30 और 15 45, एक्चुअल में एग्ज़ाम में सबसे पहले ये लिखूँगा, फिर देखूँगा दिस इंटू दिस बटे 100, अपने मन ही मन में देखूँगा। तो 100 में तो 2 ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो से 0 कट गया, फिर 15 तिये 45 और नीचे 1 ज़ीरो है यानी कि एक 10 है तो 4.5 माइनस 4.5, तो 0.5 और 4 से 1/5 घटा दूँगा इसमें से, 40.5। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूँ? ईज़ी क्वेश्चन हैं सारे। इन ए रेस ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर की एक दौड़ में, दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए क्यू पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है और आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। उसी दौड़ को एक ही समय पर पूरा करने के लिए आर पी को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है वह क्या है? ठीक है भाई। सपोज कई बच्चे इस टॉपिक में अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको मतलब थोड़ा सा डर सा लगता है इस तरह के क्वेश्चन करने में,
तो अगर आप उस तरह के बच्चे में हो, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। क्यों? फर्स्ट राउंड में अननेसेसरीली अनकंफर्टेबल मत हो। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, या अब क्या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो, उसके क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो, ऐसे कि किसी टॉपिक को देखकर छोड़ दो? नहीं, किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं मानना कि इसके क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं। हर टॉपिक में हर तरह के क्वेश्चन है, पर अनकंफर्टेबल अननेसेसरी हो रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है? फालतू में दिमाग को प्रेशर नहीं देना, ठीक है? तो ये डिफ़िकल्ट है, नहीं है डिफ़िकल्ट तो क्या ही है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बट ठीक है, मैं एक एवरेज जीडी का एस्पिरेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाली एक खोखली गोलाकार धातु की गेंद को 2 बराबर भागों में काट दिया गया। ये भाई एक गेंद थी, ठीक है? इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ऐसे हो जाएंगी 2, ठीक है? एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरे भाग को खाली रखा गया, तो इसको खाली रखा गया, भाई इसमें पानी भर दिया। ऐसे डायग्राम नहीं बनाने वहाँ पर, ठीक है? मन में रखना ये सब। पहले वाले भाग में रखे पानी का आयतन, इसमें जो पानी रखा उसका जो आयतन है वो कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2/3 πr³ कर दो। यहाँ पर पाई नहीं है ना, तो 22/7 लिख लिया मैंने। 2πr³। रेडियस कितना है? त्रिज्या है ना, हाँ, कई बार ये व्यास होता है। ठीक है जी। तो 7 × 21 × 63। अब नीचे 10 10 10 है, तो इसको 2 से मत काट देना, इधर 2 से काट दूँ, और कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इनको 10 ही रखना है, मुश्किल नहीं बनाना सवाल को। ऊपर वालों को सोल्व करो और 3 के बाद लगा दो पॉइंट। और यहाँ पर यूनिट डिजिट भी यूज नहीं कर सकते, क्यों? राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल। तो 3 के बाद डेसिमल आएगा, बट उसने कुछ डिजिट खत्म कर दी, तो करना ही पड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले तो मैं इसको करूँगा, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना आसानी से आता है। ये 50 से 13 आगे है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, एक कैरी, और 25 में 13 जोड़ूंगा, 38 और 39। ठीक है भाई, ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं मेरा वैदिक मैथ स्क्वायर का, उसमें मैंने बता रखा है। ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं 22 में से 11 को अलग रखूँगा, 2 को अलग, मैं बाकी सब उठा के लेके जाऊँगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 से इसको गुणा करूँगा, फिर मैं 11 से गुणा करूँगा। 12 नहीं में 108, 10, 12 6 के 72, 10 82, 8, 12 नहीं में 108, 110, 11, 12 3 36 और 11 ये। अब मैं इसको 11 से कर रहा हूँ, 8, 8 और 2 10, 2 और 1 3, 7, 7 और 4 11, 4 और 1 5, 3 के बाद बिंदी लगा दी। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? 517 हो ही गया, मतलब आखिरकार। ऐसे क्वेश्चनों में यही होता है यार, कहाँ गड़बड़ की है मैंने? 25 में 13 जोड़ूंगा, 38, ये ठीक किया। और मेरे ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। खुद चुपचाप करूँगा ना तो नहीं होती है, ठीक है? इतनी प्रैक्टिस है मेरी। तो भाई एक 3 था, एक 2 था, 2 दूनी 4 थी, 12, 12 नहीं में 108, 10, 12 6 के 72 और 10 82, 8, 12 नहीं में 108 और 8 116, यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी। 11, 12 3 36 और 11 ये 8। ऑप्शन डी, ठीक है? ये बताओ भाई, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना तो सिंपल है यार, पूरी बड़ी वाली रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकालो, उसमें से घटा दो PQRS का एरिया। ABCD वगैरह ये दिख रहे हैं, ये ABCD, और ये अगर ना दिख रहा हो तो PQRS। ये तो मैंने और गंदा बना दिया वैसे। ये लिख रखे हैं एग्जामिनर ने ऑलरेडी। तो बाहर वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 12 8 96 -9 5 45,
आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें 5 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर की एक दौड़ में एक्स वाई और जेड प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि एक्स वाई को, और जिस बंदे ने उस पिछले वाले क्वेश्चन को स्किप किया है रेस वाले को, वो इसमें भी अनकंफर्टेबल होगा, तो इसको भी स्किप कर दो, कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। मैं ये नहीं बोला इनको छोड़ ही दो, अरे बाद में कर लेंगे अगर बिना वजह दिक्कत में आ रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि जीडी में आसान आसान क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो छोड़ने के लिए यही होंगे, यही अनकंफर्टेबल कर रहे होंगे किसी को कर रहे होंगे। तो यदि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है तो इसकी जगह पर क्या आएगा? तो भैया 3 से अगर भाग हो रही है कोई भी संख्या, तो हम क्या करते हैं, जहां पर भी सम ऑफ डिजिट 4 2 3 2 4 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग होता है, उसको हम काट देते हैं। जैसे 5 और 1 6 काट दो, 7 और 2 9 काट दो, 4 और 2 6 काट दो, 3 काट दो। अब 4 बच गया और स्टार बच गया। 4 में क्या जोड़ूंगी, 3 से डिवाइड हो जाए चीज 2। जब आपको स्टार की एक वैल्यू मिल जाए और आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो बाकी संभव मान निकालने के लिए इसमें 3 जोड़ते रहो। 3 और 2 5 और 3 8। अब 8 में 3 जोड़े तो 11, तो 2 डिजिट तो हम नहीं रखते, स्टार एक ही डिजिट का मानते हैं हम, तो बड़ी से बड़ी संभव मान 8 है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। सिंगल डिस्काउंट जो इसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है भाई, इसको 2 तरीके से करके बता दूंगा। एक तो इस फॉर्मूले से बता दूं, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था। डिस्काउंट के लिए आपने क्या करना है, ऐसे कर लेना है। ठीक है, कई बच्चे इस फॉर्मूले से स्टार्टिंग से कर रहे होंगे, उनके लिए इजी रहेगा, तो इसलिए बता रहा हूँ, कईयों को याद रखना इजी रहेगा। ठीक है, तो पहले तो तीनों को मैंने जोड़ा है, तो 20 10 30 और 2 32। अदरवाइज दूसरे एक तरीके से ही बताऊंगा। फिर दो दो की गुणा है, तो 20 और 10 200, 10 और 2 20, 20 दूनी 40, कितना आ गया है 260। बटे में 100 है तो 2.6। 29.4। इसको कैलकुलेट मत करो क्योंकि छोटा होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि उत्तर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 29.4 से हल्का सा बड़ा। अब ये मत करना कि 29.5 यही होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट यहाँ पर फिर भी कन्फ्यूजन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कॉन्फिडेंटली इसको मार्क कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इसको करना ही पड़ेगा। या तो फिर इसको भी कैलकुलेट करोगे, 20 गुणा 10 गुणा 2, 20 दूनी 40, 400 बटे में तो 0.04। अब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, रगड़ दोगे। ठीक है, या फिर क्या करोगे, एक और मजेदार तरीका बताता हूँ, देखो। क्या कर लो, 100 मान लिया मैंने पहले, ठीक है। या फिर मान भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से सकते हैं वैसे इसमें। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, पहले मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको क्या आएगी। मान लो आपने इसको 2% घटा दिया। सर पहले 2 क्यों घटा रहे हो? पहले मैं उसको घटाता हूँ जो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर ये 2 मुश्किल कैसे है? देखो, किसी भी वैल्यू का 10% निकालना आसान है। कैसे? ऐसे पॉइंट लगा दो। 20% निकाला तो उसका डबल कर दो। बट 2% निकालने के लिए इसमें आपको 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर उसको डबल करना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव है। पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है। क्यों? क्योंकि 100 का कुछ भी परसेंट निकालना आसान है। तो पहले मुश्किल वालों को कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में परसेंटेज निकालनी आसान होगी। ठीक है। तो सबसे मुश्किल ये था निकालना, सबसे आसान ये है। पहले सबसे मुश्किल को किया, फिर इस मुश्किल को किया। 20% घटाओ अब इसमें से। इसका 10% कितना होगा? 9.8। इसका 20% कितना होगा? इसका डबल, 9 दूनी 18 और एक 19.6 होगा। 19.6 घटा दो, 0.4। तो 20 घटाएंगे ना इसमें से, 78। ठीक है भाई,
ठीक किया ना मैंने? हाँ, ठीक है। अब मैं इसका 10% घटाऊँगा, तो बेसिकली मैं अब इसका 10% घटाऊँगा नहीं, इसका 10% कितना है? 7.84, तो मैं घटाऊँगा नहीं। मैंने अब तक कितना-कितना घटाया उनको जोड़ दूँगा। पहले वाले डिस्काउंट के कारण इतने की छूट मिली, दूसरे के कारण इतने की और तीसरे के कारण इतने की। तीसरा 10% है, 10% निकालना कितना आसान है, जस्ट एक के इधर पॉइंट रख दिया, इनको जोड़ दो वो उत्तर है, ये वही आएगा। एक तो ये है तरीका। इसमें फिर भी कैलकुलेशन कैसे हुई कि ये 20% पॉइंट में आ गया, ये पॉइंट में आ गया, इसको भी दूर कर सकते हो। कैसे? देखो। इतनी जगह बची है भई अब अपने पास। देखो, 20% का मतलब है 1/5, 10% का मतलब है 1/10 और 2% का मतलब है 2/100, 1/50। ऐसी वैल्यू मान लो जो इनका मल्टीपल हो। ठीक है? तो 5-5 25, 250 मान लूँ। जो इनका एलसीएम मान लिया मैंने, वैसे इनका एलसीएम 50 है, 50 से तो बात नहीं बनेगी, तो इनका गुणा ही मानना पड़ेगा। 5-5 25 के आगे 2 जीरो। अगर इस 100 की जगह ये मान लोगे तो अब कभी भी पॉइंट आएगा ही नहीं। अब पहले कोई भी कर लो, 2% कर लो, 3% कर लो, ठीक है? 2% आसान है तो पहले कर देता हूँ। इसका 2% कितना है? 50, घटा दिया, तो 250 रह गया। फिर इसका 20% घटा दो, फिर 10% घटा दो, सारा डिस्काउंट जोड़ के देख लो वो इसका कितना परसेंट है, ये फिर भी कैलकुलेटिव रहा, ये ठीक रहा। मेरा दिल कर रहा है ये मैं और बताऊँ आपको। माई दिल इज़ डूइंग कि एक और एग्जांपल लेके बताया जाए। देखो, मान लो 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं मेरे भाई, 20% का, 15% का, 8% का। तो बताओ, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तरीका नंबर 1। वही ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दो, 8 और 5 13, 23 और 20 43%, माइनस में ये गुणा ये 300, ये गुणा ये 120, ये गुणा ये 160, उसको 100 से डिवाइड करना होता है। फॉर्मूला दिखाऊं, देखो, 2 के बाद पॉइंट और घटा दो, 0.2, 13 में से 6 गए 7, 37.2 से थोड़ा सा बड़ा होगा उत्तर। अगर इससे अंदाजा लगा पा रहे हो मस्त है, 95% सवाल हो जाते हैं इससे। दूसरे मेथड से बिल्कुल एग्जैक्ट जाना है तो मैंने मान लिया भाई 100, उसका 8% क्या होता है, 8 घटा दिया पहले, 92। अब इसका 15, ये मैंने रैंडमली लिए अपने मर्जी से मुश्किल बनाने के लिए कि 20 15 8 मुश्किल मुश्किल इनको जोड़ना हो जाएगा। 92 ले लिया, 92 का 15%, इसका 10% है 9.2, एक के बाद पॉइंट लगाया, 5% है 9.2 का आधा, इसका आधा करो, इसमें से 13.8 घटाओगे। अब ये पॉइंटों वाली चीज कैसे घटाते हैं, इसको 10 में से घटा दो और 13 की जगह 14 घटा दो, एक बड़ा घटा दो, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 1 गए 7। अब घटाना नहीं है क्योंकि आप 2 डिस्काउंट तो निकाल चुके हो, यहाँ पर 8 का नुकसान, यहाँ पर इतने का नुकसान, यहाँ पर जो भी आएगा उसको इनके साथ जोड़ना है। ये है 20%, तो इसका 10% है 7.82, इसका डबल करो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, बस इनको जोड़ना है। ये उत्तर आ गया आपका एग्जैक्ट, एग्जैक्ट उत्तर है ये। ठीक ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अब कर लोगे। ये बताओ, दिस सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स इज दिस, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है भाई, बहुत बार। सम ऑफ रेसिप्रोकल, मान लो 2 नंबर हैं ए और बी, तो इनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, उसका सम होएगा। अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो ऊपर तो ए प्लस बी, नीचे ए इंटू बी, यानी कि 2 नंबर्स के रेसिप्रोकल का अगर आप सम करते हो तो ऊपर तो होता है उनका सम और नीचे होता है उनका प्रोडक्ट। अगर कोई आपसे बोले कि 2 नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम बताओ, ये रटने की जरूरत नहीं है, वहीं पर एक बार ऐसे करके देख लेना। जब आपको याद ना रहे कि यार प्रोडक्ट ऊपर था सम ऊपर था, कैसे था, करके देख लो ना, 1/a 1/b, अच्छा सम बटे प्रोडक्ट है
तो उसने इन दोनों नंबर का सम बता रखा है 60। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। HCF और एलसीएम दोनों बता रखे हैं, तो दोनों नंबर का सम ये हो गया, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये हो गया, यही है क्या? HCF एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर 5 एंड हिंदी में क्या है 175, इंग्लिश में गायब है भाई, वही मैं सोच रहा है यार, ऑप्शन में उत्तर नहीं है। ठीक है 12/175। ठीक है, ठीक है भाई। ए और बी का औसत यानी कि A+B/2, तो यहाँ से अगर मैं 45 कॉमन ले लूँ तो A+B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 निम्न 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 5 25, 9 से भाग कर दूंगा 15 पर। मुझे तो A+B/2 चाहिए, तो ये हो जाएगा भाई 2 से 150 को काटूंगा तो 75। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, इन तीनों का चौथा अनुपाती निकालना है। तो अगर 4 नंबर क्रमागत अनुपात में हैं तो बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट दोनों की गुणा बाहर वाले दोनों की गुणा के बराबर है, सिंपल। और अगर वो चौथा अनुपाती पूछ रहा है यानी कि 3 नंबर तो गिवन है, 3 गिवन है, चौथा गायब है, ये आपको मन ही मन में सोचना है। तो इन दोनों की गुणा यानी कि 118 गुणा 88 बराबर है इन दोनों की गुणा। ठीक है, मान लो 125 को नीचे ले आएंगे, लेकिन सर अब इसको कैसे करेंगे, है ना? आप बताओ, कल वाली वीडियो में बता चुका हूं इनका इलाज। 125 से भाग नहीं करेंगे भाई, मैंने आपको ये बताया कि कहीं पर भी 5 है उस बेचारे को 2 दे दोगे तो वो 10 बन जाएगा। अगर कहीं पर 25 है 25 का मतलब होता है 2 बारी 5, तो 25 है तो उसको 2 बारी 2 यानी कि 4 दे दो, वो 100 बन जाएगा। 2 बारी 5 है, 2 बारी 2 दे दोगे तो 2 10 बन जाएंगे ना भैया। ऐसे ही कहीं पर 125 है तो उसको 3 बारी 2 दे दो, 125 में 3 5 होते हैं, तो 3 बारी 2 दे दोगे, इन दोनों से एक 10, इन दोनों से एक 10, इन दोनों, तो 3 बार 10 बन जाएंगे, 1000 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर नीचे मन ही मन में 3 बारी 2 यानी कि 8 दे दूंगा। मुझे पता है नीचे 8 देते ही क्या बनेगा, 1000। सर आप 8 क्यों दे रहे हो? क्योंकि 1000 बनते ही सिर्फ मुझे इनको कैलकुलेट करके 3 के बाद बिंदी लगानी है। 125 से भाग करना मुश्किल है, जैसे कि अगर मैं 72/25 निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करो, गुणा 4 कर दो, नीचे 100 बन गया, 4 दूनी 8, 4 7 28 और 2.88 कर दो। ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा जब वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी हो। तो 25 है तो हमने 100 बना दिया, 125 है तो 1000 बना दिया। अब इनको करते हैं भाई, ऐसे करें, ऐसे ही कर लेते हैं। 8 से मैं इनको गुणा कर रहा हूँ, 8 8 64 6, 8 8 64 और 6 70, 118 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं 8 से भी गुणा कर सकता हूँ और मैं 18 से भी गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, 18 चौके 72 और 18 सत्ते 126। अब बस मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने 18 से गुणा करी है ना, अगर सिर्फ 8 से गुणा करते तो एक काटा लगाते, फिर 1 से गुणा करके 2 काटे लगाते, तो मुझे 2 काटे लगाने पड़ेंगे। 1 से गुणा करूँगा 704, 2 7 30 83.07। बताता हूँ किया क्या मैंने। अगर मैं ऐसे करता, पहले 8 से गुणा तो ऐसे लिख देता, फिर 1 काटा, फिर 1 से गुणा, फिर 2 काटे, फिर 1 से गुणा। मैंने क्या किया, मैंने 18 का पार्ट आता था 18 से गुणा किया, यानी कि 8 और 1 को इकट्ठे निपटा डाला, तो फिर 2 काटे आएंगे ना। ऐसे भी निपटा सकते हो, अदरवाइज कैसे भी आप कर लोगे इसको, है ना, वहां तक आप पहुंच जाओगे। अब हम करते हैं भाई उन क्वेश्चंस को जो मैंने स्किप किए हैं। 2 ही क्वेश्चन स्किप किए हैं इसमें।
उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं एक बार, है ना। हल्का सा बता दूं तभी आपको फायदा होगा। जब मैंने स्किप किया है कि भैया अगर कोई अनकंफर्टेबल हो तो वो सीख लेगा, एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि वो प्रारंभिक शुरुआत देते हैं, एक क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हेड स्टार्ट देते हैं। इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, मान लो आप हो और मैं हूँ, एक तो मैं हूँ और एक आप हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे तेज भागता हूँ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई मान लो 100 मीटर की रेस है, यार आप ये करो, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो, अगर हम दोनों इकट्ठे भागेंगे तो आप पीछे रह जाओगे, तो ये करो यार, तुम 20 मीटर आगे खड़े हो जाओ, ऐसे करो, तुम 20 मीटर आगे से रेस स्टार्ट करो, हैं। तो आप 20 मीटर आगे से रेस स्टार्ट कर रहे हो, मैं यहाँ से, जितनी देर में आप यहाँ से यहाँ पहुँचे हो उतनी देर में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको 20 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत दे सकता हूँ। 20 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत दे सकता हूँ का क्या मतलब है कि 20 मीटर आगे से शुरू कर लो, फिर भी तुम्हारे साथ पहुँच जाऊँगा। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, इससे हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये रेस 100 मीटर की है, कि जितनी देर में मैं 100 मीटर भागता हूँ उतनी देर में आप 80 मीटर भागते हो। मैंने पूरा 100 मीटर भागा, आपको मैंने 20 मीटर आगे खड़ा किया था, आप 80 मीटर ही भाग पाए। तो ये है डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम जो है वो कांस्टेंट है। जिस वक्त मैं भागा उसी वक्त आप भागे। ये नहीं है ना कि आप पहले भाग लोगे, पहले ही आगे खड़े कर ऊपर से पहले भाग लो, डबल एडवांटेज होगी। रेस में इकट्ठी स्टार्ट होती है रेस, दोनों एक टाइम पर भागना स्टार्ट किए तो टाइम सेम है, तो जिसकी अगर किसी की स्पीड डबल है तो वो डबल दूर चला जाएगा, अगर कोई डबल दूर चला गया यानी कि उसकी स्पीड डबल है। तो जो डिस्टेंस है और जो स्पीड है उनका रेशियो सेम होता है। अगर जितनी देर में मैं 100 भाग रहा हूँ उतनी देर में आप 80, तो हमारी स्पीड का रेशियो 20 5 100 20 चौके 80। तो हमें डिस्टेंस का रेशियो भी मिल जाता है, स्पीड का रेशियो भी, क्योंकि वो सेम होता है ऐसे केस में। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो मैंने और आपने एक जगह से रेस स्टार्ट करी, इधर मैं हूँ और इधर आप, मेरे को पता नहीं था कि आप इतने नालायक हो, तो मैंने और आपने एक जगह से स्टार्ट करी, तो दोनों भागे। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा, आप यहीं पर पड़े थे, फिर मैंने देखा कि आप 20 मीटर से हार गए, तो दोनों भागे तो इकट्ठे थे। जितनी देर में मैं 100 मीटर भागा, इतनी दूर भागा जितनी देर में मैं, आप यहाँ से यहाँ ही जा पाए। जितनी देर में मैं 100 मीटर भागा, आप 80 मीटर ही भाग पाए। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। एक बंदे ने दूसरे बंदे को 20 मीटर से हरा दिया 100 मीटर की रेस में, यानी कि जब उसने 100 मीटर पूरे कर लिए उस बंदे ने, उतनी देर में दूसरा बंदा 80 मीटर ही भागा था। ये उनके डिस्टेंस का रेशियो है, यही उनकी स्पीड, चाल का रेशियो होगा, चाल का अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। क्वेश्चन करें। देखो, 500 मीटर की एक दौड़ में जाने के लिए एक्चुअल में बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में चल सकता है काम, बट मैं अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। 500 मीटर की एक दौड़ में पूरा करने के लिए क्यू पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। जैसे क्यू जो है वो पी को 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है समान समय में पूरा करने के लिए, यानी कि वो इतने की प्रारंभिक शुरुआत देता है और समान समय में पहुंचते हैं। यानी कि जितनी देर में ये 450 है, पी 450 भागेगा उतनी देर में क्यू पूरा 500 भाग लेगा। तो क्यू और पी, जितनी देर में क्यू 500 भागेगा, पी 450 ही भाग पाता है। जितनी देर में ये इतनी दूर भागेगा उतनी देर में ये इतनी दूर ही भाग पाए। तो सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस भागते हैं उसका रेशियो क्या है, 0 से 0 कट गया, 5 दाई 50, 5 9 45। अगर क्यू 10 मीटर भागता है तो पी 9 मीटर ही भाग पाता है। ठीक है भाई। और आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, आर। तो यानी कि अब देखो, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आर क्यू को दे रहा है, यानी कि क्यू को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, आर तो पूरा 500 मीटर भागेगा, क्यू जो है वो 100 मीटर आगे खड़ा है, यानी कि क्यू 400 मीटर भागेगा, 100 मीटर आगे खड़ा है ना, जितनी देर में 500 भागेगा, इसलिए 400 ही भागेगा। तो इनका रेशियो हो गया 4:5। अब इन दोनों रेशियो को मर्ज करते हैं भाई,
Q को एक रेशियो में तो 4 दर्शा रहा है, एक में 10, तो 10 और 4 का एलसीएम क्या होता है लेसेप है 20, तो 20 बना देते हैं। ऊपर वाले रेशियो को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, 5 चौके 20, 5 5 25, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ ताकि 20 बन जाए, 2 ढाई 20, 2 में 18, तो दोनों रेशियो इकट्ठे आ गए। जितनी देर में Q 20 भागेगा, ये 25 भागेगा और ये 18 भागेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं उसी दौड़ को, यानी कि वही 500 मीटर की दौड़ है, एक ही समय पर पूरा करने के लिए आरपी को जो प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है वह क्या है। देखो आरपी को, आर और पी की बात चल रही है, जितनी देर में आर, अब मान लो आप रेस 25 मीटर की है, क्यों, क्योंकि आर 25 मीटर जितनी भागता, सर आपने 18 क्यों नहीं मानी रेस। देखो जो तेज भागने वाला बंदा है वो जब पूरी रेस को कर लेगा तब हारने वाला बंदा पीछे होएगा। तेज भागने वाला बंदा पूरी रेस को कर लेगा, वो पूरी रेस करेगा तभी जीत और हार डिसाइड हो जाएगी। तो आर 25 मीटर भागता है, उतनी देर में ये पी बेचारा 18 ही भाग। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी देर में 25 भागेगा ये जो है ये 7 मीटर पीछे रह जाएगा, अगर ये एक जगह से भागे तो। इस 25 500 कर दूं, 20 गुना है तो 7 का 20 गुना कितना है 140। ये बंदा इसको 25 मीटर की रेस में 7 पीछे छोड़ रहा है, 500 मीटर की रेस में 140 पीछे छोड़ रहा है। या तो मैंने क्या बताया था, या तो उसको पीछे छोड़ लो बंदे को, या उसको बोल दे यार तू उतना ही आगे खड़ा हो जा जितनी देर से वो हार रहा है, सेम ही बात है। या ऐसे मान लो कि जब 25 मीटर की रेस है, ये बंदा यहाँ से इसको 7 आगे खड़ा कर दिया कि भाई तू यहाँ से यहाँ जा, तू सिर्फ 18 भाग, मैं पूरा 25 भागूंगा, सेम ही बात है। 140 मीटर का इस क्वेश्चन में चाह रहा हूँ आप सोचो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक में एग्जाम के पास जाने की सेंस नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें ऐसे ही, ऐसे ही होगा, कहाँ है, अब मेरे बताने से पहले खुद ट्राई कर लो भाई, पॉज करके, अब हो जाना चाहिए। इन्हें 5 किलोमीटर रेस, 5 किलोमीटर की एक दौड़ में एक्स वाई और जेड प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। ठीक है भाई, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, यदि एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है, देखो अब एक्स वाई को कितनी देर से हराता है, वाई जेड को कैसे हराता है, ये कैसे पता चलता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर समझना, जब x यहाँ पर है तो y यहाँ पर है तो z यहाँ पर है। x जब y को हरा रहा है तो इसका मतलब ये है कि x यहाँ पर पहुंच चुका है। तो x ने y को आधे किलोमीटर से हराया, इसका मतलब ये है कि जब x यहाँ पर था तो y उससे आधा किलोमीटर पीछे था। ठीक है सर, और y ने z को आधे किलोमीटर से हराया, इसका मतलब y और z में भी आधे किलोमीटर का गैप था। नहीं, y जब यहाँ पर पहुंचा तो z भी थोड़ा सा आगे आया होगा, अब आधे किलोमीटर का गैप था। मैं आपको 10 मीटर से हरा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी रेस में आपसे 10 मीटर आगे सा। अरे स्टार्ट तो इकट्ठे की थी, जब मैं आखिर में पहुंचा रेस, जब मैंने खत्म की तब आप 10 मीटर पीछे थे। ये नहीं है कि ये इससे आधे किलोमीटर पीछे था और ये इससे आधे किलोमीटर पीछे था पूरी रेस में। अरे स्टार्ट तो इकट्ठी की थी। ठीक है। तो अगर कोई किसी को हरा रहा है आधे किलोमीटर से तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे एक्स वाई को हरा रहा है। तो अगर एक्स हरा रहा है तो जब एक्स ने रेस पूरी कर ली, यानी कि जब एक्स पूरे 5 किलोमीटर दौड़ चुका था तो वाई 4.5 किलोमीटर ही दौड़ा था। ठीक है, और वाई ने जेड को आधे किलोमीटर से हराया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेड 4 किलोमीटर पे था। नहीं, कोई किसी को हरा रहा है तो इसका मतलब उसने रेस पूरी कर ली। तो वाई ने जेड को आधे किलोमीटर से हराया, यानी कि जब वाई ने 5 किलोमीटर दौड़ा उस वक्त जेड ने 4.5 किलोमीटर ही दौड़े थे। मैं ऐसे कर लूँ ताकि मैं आसानी से काट पाऊँ इनको ना, एक एक के बाद पॉइंट कर दिया मैंने। अब काटते हैं भाई, 5 दाई 50, 5 में 45, ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो, 5 दाई 50, 5 में 45। वाई को यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 9, सेम कर ले। नीचे वाले को 10 से गुणा कर लेते हैं,
ऊपर वाले को 9 से 9 ढाई 90, 9 में 81। जब x 100 मीटर भागता है तो y 90 मीटर और z 81। अब आप बोल सकते हो जब x यहाँ पर था और x ने सपोज 100 मीटर भाग लिया था तो उस वक्त y यहाँ पर था और उसने 90 ही भागा था, इससे 10 पीछे था। और उसी वक्त, ये कब की बात है, जब x 100 भागता है तो y 90 और z 81, वो 81 पर था z। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या पूछा है गाइज, तो एक्स जेड को कितने मीटर से हराता है, एक्स जेड को, एक्स और जेड। जब एक्स 100 मीटर की रेस करेगा, जब वो 100 मीटर भागेगा तो ये 81 मीटर ही भाग सकता है, इसको 9 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर की रेस में 9 मीटर से 19 मीटर से, सॉरी 100 मीटर की रेस में 19 मीटर से हरा देता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रेस कितने की है, 5000 मीटर की, यानी कि कितने गुना है, 50 गुना, 50 गुना दूरी से हरा देगा। ठीक, क्लियर है भाई। तो बस भाई इतना ही है इस वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर कमेंट करके नीचे बताना, कुछ मदद हो रही है। सेकंड वीडियो है, एक और वीडियो ऐसी ही आएगी अगले दिन। ठीक है, मेरी तरफ से आखिरी दिनों में जीडी वालों के लिए मदद है। दैट्स ऑल, अगले वीडियो में मिलता हूँ। और बाकी जो वीडियो है इस प्लेलिस्ट की मैथ और रीजनिंग की, वो भी देख लीजिएगा, उनसे भी फ़ायदा है। ओके जी।